हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CUET यूजी 2024 के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस एग्जाम की कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा, सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे अभी तक अनजान हैं इस परीक्षा से, जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि हाँ ऐसा भी कोई चीज होती है यार। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन मेरे वो बच्चे जो मेरे इस चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जो मेरे CUET मैथ्स डोमेन बैच का वेट कर रहे हैं, भाई आप आपके जो काम की जानकारी है वो इस वीडियो के लास्ट में मैंने दे दी है। लास्ट के 5 मिनट में आप पहुंच जाओ, वहां पर मैंने मैथ्स डोमेन की सारी जानकारी दे दी है। फिलहाल पहले भाई मैं उन बच्चों को यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा जिन्हें अभी तक CUET एग्जाम के पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है कि सर ये एग्जाम है क्या, इसमें एनरोलमेंट कैसे लेना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसकी एज लिमिट क्या है, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब भाई मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा यार। देखिए ये जो CUET एग्जाम है बेटा, CUET यूजी 2024, ये तीसरी बार ये एग्जाम हो रहा है। आज से 3 साल पहले 2020 तक अगर आपको किसी भी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो वहां पर वो कहते थे कि आप अपने क्लास 12 के मार्क्स बताओ कितने आए हैं, उसमें बेस्ट 4 हम देख लेंगे कि बेस्ट 4 में आपका स्कोर कितना है, आपका PCM का स्कोर हम देख लेंगे और उसके बेसिस पे हम आपको BA, BCom, BSc जैसे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन दे देंगे जी। ठीक है, लेकिन अब होता क्या था, कुछ जैसे हिंदुस्तान के हर एक राज्य में अपना एक अलग बोर्ड है। उत्तराखंड का बोर्ड अलग है, यूपी का बोर्ड अलग है, बिहार का बोर्ड अलग है, कुछ स्कूल में CBSE है, कुछ स्कूल में ISC बोर्ड लगा हुआ है। तो होता क्या था, हर किसी का एग्जाम डिफरेंट आता था। कई बार कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर पेपर बहुत ईजी आ जाता है, कुछ बोर्ड ऐसे जहां पे पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो भैया ऐसे 12th के तो भैया फिर मार्क्स में भैया क्या है, यहाँ पर क्या बोलते, कहीं यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। जो जिसका पेपर डिफिकल्ट आया उनके मार्क्स कम आएंगे और जिनके पेपर इजी आए उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो भैया उन दूसरे बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो, तो बेचारों को उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। जिनके पेपर इजी हैं इनको सबको एडमिशन मिल जाता था। तो भैया इसी समस्या का समाधान करने के लिए जो है यहां पर बोला गया कि भाई एक ऐसी कॉमन परीक्षा करवाई जाए जिसमें सभी बच्चे बैठें और उसके बेसिस पे बच्चों को फिर एडमिशन मिले, उनकी योग्यता देखी जाए कि भैया ये सही में योग्य है कि नहीं है, जो इनके इतने मार्क्स आए हैं क्या ये सही में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसलिए भाई यहां पर एक कॉमन परीक्षा की जो है डिमांड करी गई थी। और जो पहला साल 2021-22 में जो CUET जो था, इसकी जो फुल फॉर्म उस टाइम पे जो बोली जा रही थी वो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर पिछले साल से क्या हुआ, देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ साथ कई सारी स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी CUET इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया और तब इसका नाम रख दिया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये तीसरी बार ये परीक्षा हो रही है, तीसरी बार ये परीक्षा हो रही है बच्चे CUET। और इस बार भी भाई हम कह रहे हैं कि अगर आप BSc, BCom, BA, BVoc इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तो ये परीक्षा देनी पड़ेगी। साथ साथ BBA, BCA, BLEd, BMS, BBE, BFA और बीटेक जैसे कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं CUET इस एग्जाम के जरिए, CUET इस एग्जाम के जरिए। ठीक है, तो पहले जैसे हालांकि बीटेक के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत सारे कॉलेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे IIT, NIT इनके लेवल के भाई आपको यहाँ पे एग्जाम देने को नहीं मिलेंगे। आपकी डिजायर्ड ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पे कम मिलेंगी भाई आप लोगों को यार, है ना। बट स्टिल ये कि हाँ ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। बीटेक में कुछ CS के ऑप्शन मिल जाएंगे, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, IT के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे यार, है। बट ये कि हाँ ऑप्शन बीटेक के भी आपको CUET के थ्रू मिलेंगे। बाकी हाँ चाहे BSc में कोई भी चाहे भी आप ऑनर्स कर लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में आप चले जाओ, BCom में चले जाओ, आपका BBE एक कोर्स होता है, आपका BMS है। तो पहले DU के द्वारा जो है BMS BBE के लिए अलग से एक परीक्षा करवाई जाती थी, उनका एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट हुआ अलग से हुआ करता था। अब वो भी CUET के थ्रू ही भाई आप लोगों को उसमें एडमिशन मिलेगा यार। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं देश की। भाई भारत की जो 44 सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पूरी लिस्ट है भाई, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू आप पूरी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन देंगी, बट ये समझ लो भारत की 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली वाले जो बच्चे हैं जनरली BBA BCA BTech जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया करते हैं इस कॉलेज में, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ऐसी डिब्रूगढ़ की यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बड़े मैंने आपको बताई। ऐसे ही हमारी 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें देहरादून की आप देख सकते हैं UPES है, आपकी KR मंगलम है, LPU का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, गलगोटिया का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब जो है CUET के थ्रू आपको दाखिला देती हैं। हालांकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं दे रही, वो आपके 12th के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दे देंगे कि 12th में मार्क्स कितने आए हैं। लेकिन अगर CUET भी आपने दिया था और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपनी फीस में आपको कुछ डिस्काउंट दे देती हैं यार, ये आपको डिस्काउंट दे दिया करती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ये चीज़ रहती है यार। ओके, सो ये होता है। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ स्टेट, भारत के कुछ राज्य ऐसे हों जो अभी CUET के बेसिस पे एडमिशन ना दे रहे हों। जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो भैया नॉर्थ ईस्ट की जो मैक्सिमम जो थे विश्वविद्यालय, उन्होंने मना कर दिया था कि हम CUET के बेसिस पे एडमिशन नहीं देंगे। उत्तराखंड में भी जो हमारी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम CUET के बेसिस पे एडमिशन नहीं देंगे, आप 12th के बेसिस पे ही हम बच्चों को एडमिशन देंगे, 12th का जो भी उनका स्कोर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी राज्य थे, थोड़े रिमोट एरियाज थे, यहाँ पर भैया जो एग्जाम जो था वो कंडक्ट करवा पाना इतना पॉसिबल नहीं था यार। गांव तक भी बच्चों को जानकारी नहीं थी इस बारे में कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है यार, है ना। बट इस बार जो है काफ़ी और भी कॉलेजेस में जुड़ गए हैं। सो भाई लोग, अब ऐसा है कि सर इससे रिलेटेड पूरी जानकारी अब कहाँ मिलेगी, तो भैया देखो, सारी जो कंप्लीट जानकारी है वो आप वेबसाइट देख सकते हैं, CUETUG.NTAonline.in। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भाई ये परीक्षा करवाई जा रही है, NTA के द्वारा। ये NTA जो है ये एग्जाम करवाएगा, एग्जाम में जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे फिर भैया आपको अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एडमिशन दिया करेंगे। पूरी कंप्लीट जानकारी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या कॉलेज हैं, क्या सिलेबस है, वो सब हालांकि यहाँ पर दिया गया है। अब उसमें कुछ मुख्य जो काम की बातें भाई वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले कि क्या सर इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई एज लिमिट है, तो यहाँ पर भैया फिलहाल CUET इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यानी कि अगर मैं भी अगर देना चाहूँ, मेरी खुद की उम्र 30 साल और की है, मैं भी अगर ये एग्जाम देना चाहता हूँ, इस एग्जाम में मैं भी बैठ सकता हूँ। आपके पिता अगर इस एग्जाम में बैठना चाहें, आपकी माता अगर इस एग्जाम में बैठना चाहें, एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो एग्जाम का रिजल्ट आपका आएगा, तो जब उस रिजल्ट को लेकर आप यूनिवर्सिटी के पास जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आप जाओगे कि जी हमको एडमिशन दे दो इस कोर्स में, तो अब DU जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, वो अपने एक अलग से क्राइटेरिया सेट कर सकती है कि नहीं जी, हम 20 साल से ऊपर के लोगों को एडमिशन नहीं देंगे। उनका अलग से पर्सनल उनका कोई वो हो सकता है, उनकी यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया कि हाँ इस एज लिमिट तक की हम एडमिशन देंगे। बाकी हाँ, इस एग्जाम में बैठने के लिए NTA ने कोई एज लिमिट आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं रखी है यार। अच्छा जी, ऐसी बात है। अब सर ऐसा है, तो अगर हम इस एग्जाम में अगर हम बैठना चाहते हैं, इसमें अगर हम रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बताइए सर क्या जो डेट है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी इनके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें दी गई है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस परीक्षा में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं 27 फरवरी से। इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है? 26 मार्च। 26 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 26 मार्च तक ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि पिछले साल भी डेट ऐसी ही थी, बट बच्चों को पता ही नहीं था एग्जाम के बारे में, तो ये डेट थोड़ा आगे भी बढ़ा दी गई थी। बट भैया मान के चलो कि इस बार की 26 ही और आगे नहीं बढ़ रही है, तो 26 मार्च तक भाई आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराते टाइम बेटा आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, उसके हिसाब से पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। तो 26 मार्च तक आप लोगों की पेमेंट भी हो जानी चाहिए। यानी कि हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने अभी भरा हो बट फीस अभी आपने पे ना करी हो यार, है ना। तो वो 26 मार्च तक ही आप पे कर पाएंगे, 26 मार्च के बाद नहीं पे कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अब होता क्या है, बच्चे फॉर्म भर देते हैं, कुछ बच्चों ने अब तक भर भी दिया होगा,
कुछ की मिस्टेक होगी, किसी ने नाम गलत लिख दिया होगा, किसी ने कुछ सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए होंगे, तो इसमें भी आपको मौका मिलेगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 28 से 29 मार्च तक भैया आपको एक करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होती है। लास्ट ईयर भी हुई थी, बच्चों को ऑप्शन दिए गए थे कि भाई वो बाकी सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, चेंजेस इन सब्जेक्ट वो कर सकते हैं, करना चाहें तो ठीक है। तो ऐसा होता है। तो भैया 29 मार्च तक ये समझ लो भैया कि आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 26 तक ही कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ कोई अगर करेक्शन वगैरह चाहिए होगा तो बीच में 2 दिन विंडो खोलते हैं। हालांकि पिछले साल ये विंडो उन्होंने काफी टाइम 3-4 बार खोली थी यार, है ना। बाकी 30 अप्रैल तक भैया आपके जो हैं, आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है कि आप किस शहर में एग्जाम देंगे उसकी भी आपको डेट मिल जाएगी। और जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो मई के सेकेंड वीक में आपको मिल जाएंगे। और जो आपकी जो एग्जाम्स हैं 15 से 31 मई के बीच में आपके सभी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी कि एग्जाम आपका एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अब पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, संख्या बहुत बड़ी है। और पिछले साल ये जो एग्जाम हुआ था वो कंप्यूटर पे हुआ था यार, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे पूरी कंप्लीट। बट अब दिक्कत क्या है, इतने कंप्यूटर सेंटर थे ही नहीं। दूसरा, बच्चों को कंप्यूटर चलाने की भैया नॉलेज भी नहीं थी, जो हमारे थे एकदम रिमोट एरियाज, है ना, तो वहां पर बच्चों को इतनी जानकारी भी नहीं थी कि किस प्रकार से किया जाता है। तो इस बार एनटीए ने कहा है कि भाई ठीक है, कंप्यूटर पे तो टेस्ट हो सकता है, साथ साथ हम पेन पेपर के थ्रू भी ओएमआर शीट वगैरह बच्चों को दे दी जाएगी, उसके थ्रू भी आपको एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जा सकता है यार। अब वो जैसा भी होगा तो वो क्या बोलते हैं, फॉर्म जब आप फिल करेंगे और जब इसकी जानकारी फिलहाल अभी एग्जैक्टली दी नहीं गई है, बट जो भी जानकारी भविष्य में आपको दे दी जाएगी यार, ठीक है। और लगा लो मतलब 21 मई तक आपके एग्जाम ही हो जाते हैं, तो उसके 20 से 25 दिन के अंदर बेटा आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाया करेगा बच्चे। हालांकि तब तक आपका खुद ये बोर्ड का भी जो रिजल्ट है वो भी आपका आ चुका होगा। अब बात करें सर इसकी फीस की, तो देखिए भाई ऐसा है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 1000 रुपये पे करेंगे। अगर आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं तो 1000 + 400, 3 सब्जेक्ट के बाद हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लो किसी ने 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं तो 3000, फिर 400 + 400 800 अलग से आपको वहां पे पे करने पड़ जाएंगे यार। ऐसी जो हमारे ओबीसी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उनके लिए 900 रुपये फीस रखी गई है और प्लस 375। और बाकी SC ST PWBD थर्ड जेंडर बच्चों के लिए जो फीस रखी गई है वो है 800। और कोई सेंटर आउटसाइड इंडिया है भाई, क्योंकि इंडिया से बाहर भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और काफ़ी सारे कंट्रीज में करवाया जाएगा, उसकी पूरी जो डिटेल है वो प्रोस्पेक्टस में दे दी गई है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। सो फीस उनके लिए 45 और 1800 है, ठीक है सर। तो ये तो जानकारी इसी जो यार आपको मिल जाएगी। बाकी एग्जाम के बेटा मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम जो होगा हाइब्रिड मोड पे हो रहा है, यानी कि पेन पेपर के थ्रू तो होगा ही, बाकी कंप्यूटर बेस्ड भी आपका ये एग्जाम हुआ करेगा, ठीक है। सो 2 ऑप्शन इस बार एनटीए आपको दे सकती है। ओके सर। अब एग्जाम जो है ये पूरा कंप्लीटली आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके सर, कौन सी भाषा में होगा एग्जाम? पेपर क्या इंग्लिश में आएगा, क्या पेपर हिंदी में आएगा? तो भाई 13 लैंग्वेजेस, 13 भाषाएं रखी गई हैं। हिंदी रखा गया है, इंग्लिश रखा गया है, पंजाबी है, आपका ये तमिल है, तेलुगु है, तो ये ऐसी कुल मिला के 13 भाषाएं हैं। इन 13 मीडियम्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ कि पंजाबी में एग्जाम देना चाह रहा हूँ तो पंजाबी में एग्जाम देना हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए आप देखिएगा कि सेंटर कहाँ उसका अवेलेबल है, तो वो जो है वो आपको पता चल जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आपको वो जानकारी मिल जाएगी बच्चे, ठीक है, लैंग्वेज के जो भी आपका सेलेक्ट करेंगे। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ 3 सब्जेक्ट की फीस इतनी है, 4 की इतनी है, बट हमें कितने पेपर सेलेक्ट करने हैं, हमें कितने पेपर देने हैं, हमें 1 पेपर देना है, 2 देने हैं, 3 देने, कितने पेपर देने हैं हमको? तो यहां पर बच्चे समझिएगा, पहले ना इसके लिए आपको पेपर का फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए। ये जो पेपर है ये 3 सेक्शन में किया जा रहा है भाई, 3 सेक्शन में। जो पहला सेक्शन है वो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज 33 लैंग्वेज आपके सामने है, 33 लैंग्वेजेस। उन 33 में आपको किसी 1, 2 या 3 का सिलेक्शन करना है। 33 में से किसी एक का सिलेक्शन आपको करना है। तो 33 के 33 लैंग्वेज के पेपर नहीं देने हैं आपको, उनमें से 1 या 2 सेलेक्ट करनी है। फिर डोमेन सब्जेक्ट, 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। अभी डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डोमेन स्पेसिफिक का मतलब रहेगा आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स। आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, है ना, यही सभी आपके सब्जेक्ट थे। तो ऐसे 27 सब्जेक्ट हैं। उन 27 में से आपको 1, 2, 3 जो भी आपकी इच्छा है उतने आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 आपका रहेगा जनरल टेस्ट। ये आपका एक पेपर होगा जनरल टेस्ट के नाम से। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, इसमें आपकी इंग्लिश, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह से 3-4 चीजें मिला दी गई हैं और एक कंप्लीट टेस्ट इसमें बनाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग 61 के आसपास सब्जेक्ट्स आपके पास हैं और उन 61 सब्जेक्ट्स को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका क्लास 12th में नहीं था, ठीक है, आपका डोमेन क्लास 12th में था और लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी जो भी आपका रहा हो वो आपका क्लास 12th में रहा होगा यार, ठीक है। तो सर अब क्वेश्चन है सर 61 सब्जेक्ट्स अगर हमारे पास है उसमें से हमें कितने चूज करने हैं? तो भाई आपकी मर्जी है, आप एक चूज कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 6 आप चूज कर सकते हो। 6 से ज्यादा नहीं चूज कर सकते। मैक्सिमम कितने आप चूज कर सकते हैं? 6। उन 6 में लगा लो आपके हो सकते हैं कि एक आपने लैंग्वेज इंग्लिश यहां से सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश, यहां से डोमेन आपने मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, 4 ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, 4 और 1 5, और एक जनरल टेस्ट आपका क्या 6। जरूरी नहीं है सब 6 सेलेक्ट करो, हो सकता है कुछ को सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना पड़े, हो सकता है कुछ को सिर्फ 2 सेलेक्ट करने पड़े। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमें 61 में से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या 3 देना है? क्या हमें जनरल टेस्ट देना है कि नहीं देना है? क्या हमको डोमेन सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है? हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई उसके बारे में भी बताता हूं। देखिए जी, पहले तो देख लो लैंग्वेज जो हमारे सामने बोली गई हैं कि कितनी भाषाएं, 33 भाषाएं हमारे सामने रखी गई हैं। तो उनकी पूरी लिस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ऐसी आपकी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली इसके अंदर आ रही है, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सेंथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन और संस्कृत। ये होगी लैंग्वेज। अब जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बीएसटी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, सीएस, इको, इंजीनियरिंग, ऐसी ऐसी आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। अब इसमें आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा है वो आप लोग देखेंगे भाई, ठीक है। अब जो तीसरा है जनरल टेस्ट, ये आपका सेक्शन 3 होगा और इसमें सिर्फ केवल एक पेपर होगा। तो ये आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 डोमेन का और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का। तो हो सकता है 3 में से आपको कोई एक देना हो, 3 में से 2 देने हो या 3 में से शायद तीनों देने पड़ जाएं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और किस कॉलेज को किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम, किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, इस पे डिपेंड किया करता है बच्चे। ऐसी बात है जैसे बच्चों देखिए एक बार सिलेबस का आइडिया लेना, सिलेबस को समझना। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके हैं बेटा, तो यहां पे तो आपके सामने कुछ रीडिंग कंप्रेशन वगैरह रख दिए जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाएंगे और उसके थ्रू आपकी लैंग्वेज वहां पे टेस्ट करी जाएगी। जो डोमेन की बात करें तो डोमेन में जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगा, हल्का फुल्का चेंज होगा कुछ। जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो क्लास 12th का सिलेबस था उसमें थोड़ी सा 30% पार्ट और एक्स्ट्रा है, ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होगा। वही जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके मैथ्स वगैरह इसमें आएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो डोमेन का जो कंप्लीट ढंग से जो प्रॉपर सिलेबस है वो अगर आपको देखना है तो वो आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, एक लिंक मैं आपको दूंगा सिलेबस का ही, तो उस पर आप क्लिक करना, आप सीधा सिलेबस पे पहुंच जाओगे फिर, ठीक है, डोमेन के सिलेबस पे। अब देखिए जरा सर, हमें अगर मान लो हमने एक इंग्लिश सेलेक्ट किया, यहां से हमने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया और यहां से हमने जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया, तो अब कितने कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे? तो भाई याद रखिएगा, चाहे लैंग्वेज हो या डोमेन हो, लैंग्वेज और डोमेन में बच्चों आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छी चीजें समझना, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट आपको आंसर 40 का करना है। 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन, और 40 प्रश्नों के आपको सही जवाब देने हैं, यानी 10 पे आपको ऑप्शन दिया गया कि आप इनको छोड़ सकते हो। ये अच्छी चीज है, ठीक है। और 45 मिनट का टाइम मिला करेगा बेटा, 45 मिनट्स का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी एंड जनरल टेस्ट,
इन स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कह दिया गया है कि हम आपको 45 मिनट्स नहीं देंगे, हम आपको 60 मिनट्स का टाइम देंगे। 60 मिनट का समय आपको मिलेगा और उन 60 मिनट में बच्चों आपको 40 प्रश्नों के जवाब देने हैं। कितने में से? 50 में से। हालांकि जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। सुनेगा ध्यान से एक बार। जो इंग्लिश है 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 के आंसर करने हैं। डोमेन में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 के आंसर करने हैं। टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट्स, यहां पर भी 45 मिनट्स। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर करने 50 क्वेश्चंस के। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेकिन कुछ डोमेन ऐसे हैं, कुछ डोमेन आपके ऐसे हैं, कौन कौन से? अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इको, आईपी, इनमें आपको 45 मिनट्स नहीं मिलेंगे, यहां पे ज्यादा टाइम मिलेगा। 60 मिनट्स का टाइम आपको यहां पे मिलेगा और उन 60 मिनट्स में 45 ही क्वेश्चन 50 ही क्वेश्चंस पूछेंगे और 40 के ही आंसर आप लोगों को करने हैं भाई। तो भाई मैथ्स वाले बच्चे, फिजिक्स वाले बच्चे, अकाउंट्स वाले बच्चे खुश हो जाओ, टाइम आपको ज्यादा मिल गया है। जबकि जो पहला साल था, जो पहली बार सीयूईटी हुआ था, उस साल बच्चों को 60 मिनट्स का टाइम नहीं मिला था, 45 मिनट का टाइम मिला और क्वेश्चन करने थे 40। बच्चे जब पेपर देके घर आए तो रो रो के घर आए कि सर सब क्वेश्चन आते थे बट टाइम नहीं मिला हमको इतना करने का। तो इसको देखते हुए सीयूटी एनटी ने क्या किया, अगले साल, पिछले साल जो था, नेक्स्ट सेशन में फिर इन्होंने टाइम बढ़ा दिया कुछ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए यार, है ना, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अब सर चलो मानते हैं कि ठीक है, चलो मैथ्स में हमसे 50 क्वेश्चंस पूछेंगे और हमको 40 करेक्ट करने हैं, 40 के आंसर देने हैं। जो 40 के आंसर्स हम देंगे, हर राइट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर का बेटा 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको जो स्कोर मिलेगा वो 200 में से आपका रिजल्ट आएगा। अब 200 में से आपका रिजल्ट 190 आ रहा है, 195 आ रहा है, 140 आ रहा है, कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, सो 200 में से आपका स्कोर यहां पर आप लोगों को मिला करेगा यार। ठीक है, ये डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये 200 में से मैं आपको एक चीज में आइडिया दे दूं, जैसे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं आपके में, ये अकाउंट्स, इको, बीएसटी, यहां पर यार मैं एक चीज मैंने देखी पिछले 2 सालों में, मैंने देखा कि बच्चों का स्कोर 200 में से 200 आ जाता है। 195, 190 बड़ी तगड़ी मार्क आते हैं, मतलब 200 वाले एक नहीं कई बच्चे होंगे, 190 तो एकदम हलवा है बच्चों के लिए, तो इतना स्कोर आता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जैसे रहते हैं मैथ्स, फिजिक्स वगैरह, तो यहां पर बच्चों का स्कोर इतना नहीं आ पाता। यहां पर 200 में से 180, 175, 180, 195 ऐसे पहुंचते हैं, मतलब 200 की संख्या कम रहा करती है यार मैथ्स वगैरह में, है ना। पहले साल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले साल जो हुआ था, बच्चों का स्कोर आया था 200 में से 110 और उसकी परसेंटाइल बन रही है 98 परसेंटाइल बन रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाए, ज्यादातर का स्कोर 125, 30, 35 के आसपास रहा। ठीक है, और जिस बच्चे के बीएसटी में 200 में से 198 आए या फिर 194 आए हैं, वो बेचारा भी 97, 96 के आसपास परसेंटाइल लेकर आया है। ठीक है, यहां पर मात्र 110 में 98 परसेंटाइल बन गई, वहां पे इतने कम में भी, इतने ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी इतनी कम परसेंटाइल वहां पे बन रही है यार। तो ये चीज जो है हुई थी पहले वाले साल में। हालांकि दूसरे में क्योंकि मैथ्स का फिर टाइम लिमिट बच्चों के लिए बढ़ा दी गई थी, तो इस तरह की दिक्कत फिर अगले सेशन में नहीं आई फिर यार। ठीक है, सो ये चीज है। अब सर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? अब ये तरीका समझना, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, थोड़े गांव देहात वाले जो बच्चे जिनके पास थोड़ा तकनीकी जो शिक्षा थोड़ी कम है, बेटा आप लोग थोड़ा कंप्यूटर को थोड़ा सा सीखिए, आपके काम की चीजें भविष्य में बहुत आपको मदद करेगा भाई। देखिए ऐसा है, CUETUG.NTA.online.in इस वेबसाइट पे जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको यहां पे एज अ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। ठीक है, जो भी जानकारी मांगेगा वो जानकारी दे दिएगा, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ आपसे पूछेगा, है ना, तो उसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक बच्चा 2 फॉर्म ना भरना, एक बच्चा एक ही फॉर्म भरो, एक नंबर से एक फॉर्म आप भरो यार। ठीक है, सो ये आप भरेंगे। यहां से जैसी आप अपना क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा।
ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा इसको डालो। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और इसके बाद फिर आपके 10th के मार्क्स आपसे पूछने लग जाएगा। 12 तो हालांकि आप अभी अपियरिंग है, उसका स्कोर अभी आया नहीं है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह अब तक जो भी है, आपका घर का एड्रेस वगैरह सब चीज़ जो आपकी पर्सनल जानकारियाँ हैं वो सब आपसे यहाँ पर पूछेगा यार। यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो अब एक काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जैसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने डाल दी हैं, पर्सनल डिटेल आपने डाल दी हैं, कोई आप किस कैटेगरी के हैं वो आपने डाल दिया है, आपकी क्वालिफिकेशन आपने बता दी है, तो यहाँ पे नीचे ना आपको ये देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इस लिंक पे बेटा आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे बच्चे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर है भैया असली चीज जो आपको बताएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट मांग रही है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, इस पे सेलेक्ट करेंगे। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी प्राइवेट, जितनी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी स्टेट हैं, वो सब के नाम यहां खुल जाएंगे। मैं आप कहता हूं कि लेट्स से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीएससी फिजिक्स करना चाहता हूं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं, तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। सेलेक्ट कर लिया। यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रही है उन सब के नाम यहां आ जाएंगे। इस पर क्लिक करना। मैं बीए इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लूंगा, मैं बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कर लूंगा, मैं बीएससी सेलेक्ट कर लूंगा, मैं बीटेक सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी कोर्स मुझे चाहिए। तो वो नाम यहां पे शो हो जाएगा कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट किया और मैं बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट आ जाएगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम में तो किस क्राइटेरिया के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। कहां से? फ्रॉम सेक्शन 1 से। इसका मतलब इंग्लिश, चलो मैं दिल्ली वाले बच्चों की बात कर लेता हूं, यानी कि आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना आपके लिए कंपलसरी हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है? एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या था? सेक्शन 2 में आपके क्लास 12th वाले सब्जेक्ट्स थे। जैसे अब कॉमर्स वाला बच्चा है तो उसके पास क्लास 12th में इंग्लिश था, वो उसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। उसके पास अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट और थे। सही बात है। तो यहां पर अब क्या करना होगा? वो बच्चा अपने क्या बोलते हैं इन 4 में से किसी 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उनके एग्जाम दे देगा। ठीक है, मैं आपकी जगह होता, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी, मेरी अकाउंट्स अच्छी थी, मेरी इकोनॉमिक्स भी अच्छी थी, बीएसटी मेरी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता, अकाउंट्स, मैथ्स, इको में सेलेक्ट करता। हालांकि मैं साथ में बीएसटी का एग्जाम भी सेलेक्ट कर लेता, मैं बीएसटी भी सेलेक्ट कर लेता और इन 4 के एग्जाम देते, 5 के एग्जाम देता। 5 में इंग्लिश में तो चलो जो भी स्कोर आया, बाकी 4 में जिन 3 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते मैं उसके थ्रू में एडमिशन ले लेता। क्योंकि इसने क्या बोला है? एनी 3, कोई से भी 3 सब्जेक्ट आप बताओ जिनमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। अच्छा, इन्होंने एक क्राइटेरिया हमारे सामने और रखा है। क्या बोला? कह रहा एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया मान लो आपने, एंड एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2। कह रहे सेक्शन 2 से कोई एक सेलेक्ट करो। कह रहे छोड़ो अकाउंट, छोड़ो मैथ्स, तुम बस इको पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो बस तुम। ठीक है, और सेक्शन 3 दे दो। सेक्शन 3 दे दो यानी कि तुम जनरल टेस्ट दे दो, तुम जनरल टेस्ट के थ्रू तुम एडमिशन ले लो। यानी कि अब यहां पर जो है ना, क्या चीज है, मान लो एक साइंस वाला स्टूडेंट है, एक साइंस वाला स्टूडेंट है, वो कहता है सर मैं बीकॉम करना चाहता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एक साइंस वाला बच्चा है जो कह रहा है कि सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम करना चाहता हूं। तो क्या होगा? तो वो बच्चा क्या करेगा? वो इस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक तो वो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 तो वो साइंस वाला बच्चा है, उसने पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में किसी भी एक एग्जाम को सेलेक्ट कर लेगा, वो मैथ्स दे देगा, कोई एक सब्जेक्ट, सारे नहीं, एक। और कह रहा है सेक्शन 3, फिर वो साइंस वाला बच्चा जनरल टेस्ट दे देगा और जनरल टेस्ट देकर वो साइंस स्ट्रीम का होते हुए भी वो बीकॉम में एडमिशन ले लेगा। ओके, सो ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेना है तो इन्होंने क्या बोला? कह रहे कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश ले लो। कह रहे कि या तो तुम्हारे पास फिर मैथ्स हो, अप्लाइड मैथ्स हो या अकाउंटेंसी हो।
कह रहे ठीक है इनमें से कोई एक ले लेते हैं। फिर कह रहे कि एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू, सेक्शन टू से कोई से भी 2 सब्जेक्ट। अब मान लो तुमने यहां से मैथ्स ले रखा है तो इन बाकी 2 में तुम अकाउंट्स इको ले सकते हो, बीएसटी इकोनॉमिक्स ले सकते हो, है ना। वहां पे मान लो तुमने अकाउंट्स ले लिया तो यहाँ पे तुम फिर अब इको और बीएसटी कर सकते हो, मैथ्स इकोनॉमिक्स कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाह रहा है तो उन्होंने क्या बोला, कह रहा तुम्हारे पास जो क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उसमें हमें इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, और कह रहा बायो और मैथ्स में से कोई सा भी एक ले लो, तुम्हारी मर्जी है। बायो था तो बायो दे दो, मैथ्स था तो मैथ्स दे दो। अच्छा ऐसी बात है। ऐसी देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, काफी डिमांडिंग कोर्स रहता है भाई ये, तो इसमें देखो क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, कह रहा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, कह रहे इंग्लिश दे दो, कह रहा मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स, कह रहा मैथ्स या तो तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए, अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए। अब देखो ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया, ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई तुम्हारे पास मैथ्स होनी चाहिए, एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, और फिर जो सेक्शन 2 है इस मैथ्स के अलावा 2 सब्जेक्ट और कहां से, सेक्शन 2 से। मैथ्स तो कंपलसरी है, उसके अलावा तुम यहां से अकाउंट्स ले लो, इको ले लो। ऐसे ही मैं अगर कहूं कि बीएमएस काफी ज्यादा चर्चित कोर्स है, बड़ा बहुत पॉपुलर कोर्स है ये डीयू का बीएमएस। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स इसके अंदर हुआ करती हैं। तो क्या बोला गया है, कह रहा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, कह रहा है इंग्लिश, कह रहा है मैथ्स, और सेक्शन 3 ये लोग क्या बोल रहे हैं, जनरल टेस्ट देना है। तो बात को समझो, कुछ कोर्सेज में जनरल टेस्ट मांगते हैं, कुछ कोर्सेज में जनरल टेस्ट नहीं मांगते। सही बात है। तो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डिपेंड करता है ना, तो कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट क्या आप लोग चूज करोगे यार। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया कि भैया सीयूटी देना कंपलसरी है। ऐसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो उसके लिए क्या बोला गया है कि भाई तुम्हें एक सब्जेक्ट टेस्ट तुम्हें अकाउंट्स का दे दो, और एक तुम्हें बीएसटी देना है, और एक तुम्हें जनरल टेस्ट देना है। इन्होंने अकाउंट्स, बीएसटी और जनरल टेस्ट इन्होंने कंपलसरी कर रखा है, इन्होंने इंग्लिश के लिए मना कर दिया, इन्होंने इंग्लिश के लिए मना कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि मैथ्स और फिजिक्स देना जरूरी है, मैथ्स और फिजिक्स। तो भाई ये चीज यहां पे चलेगी। ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से अगर आप 3 साल का वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो रिटेल में, है ना, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। कह रहा है हमें नहीं चाहिए इंग्लिश, ना ही तुम्हारे 12th का कोई सब्जेक्ट चाहिए, कह रहा सिर्फ जनरल टेस्ट। तो भाई तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है और कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे बेटा तुम्हारे सब्जेक्ट डिसाइड होंगे। तो ये फैसला आप लोगों को अभी करना पड़ेगा, समय है लास्ट डेट के, फॉर्म के लास्ट डेट तक का। अभी आप सोचिए कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, वो सोचो। अभी आप जब डिसाइड कर लो तो उसके हिसाब से बेटा आप लोग अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कीजिएगा। एक बात और सुनिएगा, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। अब लास्ट ईयर बच्चों को क्या दिक्कत आई, बच्चों ने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया बट मैथ्स उनकी अच्छी ही नहीं थी, वो बेचारे मैथ्स के पीछे लगे रहे और वो बाकी सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ पाए। इसलिए कह रहा हूं जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो वो सब्जेक्ट आप चूज करिए। देखिए मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं बट ये बात मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैथ्स अगर अच्छा नहीं है, 12th में बहुत ही रो के पास हुए हो, रो के, तो भाई सीयूटी में सब कुछ आपको दोबारा पढ़ना है। सीयूटी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 1.5 महीने के अंदर, टाइम कम है, कंटेंट बहुत सारा है। तो इसलिए सोचिए आराम से, ये गलती ना करना अभी कि भैया जो सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता वो सब्जेक्ट ले लिया। फिजिक्स अच्छी नहीं है, फिजिक्स लेके बैठ गए, कोई कोर्स ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसमें कि भैया कोई चांस ही नहीं कि उसमें अच्छा स्कोर आए। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा कि किस चीज में आपको एडमिशन लेना, किस किस सब्जेक्ट को आप लोगों ने लेना है यार। ठीक है, तो भाई लोग ये चीज हो जाती है। बाकी देखिए तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे बच्चे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब भैया ऐसा है 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 26 तक बट आपकी लास्ट डेट है, 26 तारीख तक आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, बाद में पछतावा ना हो। लास्ट ईयर भी दिक्कत आई थी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाद में रो रहे हैं कि सर हमें मैथ्स लेना था, पहले हमने सेलेक्ट नहीं किया, अब बाद में कह रहे हैं सर उस कोर्स में तो मैथ्स भी मांग रहे हैं। तो ये गड़बड़ ना हो भाई, जो भी फैसला लो पहले लेना है। ठीक है,
जो भी फैसला लो पहले लेना है। हालांकि ये कोर्सेज जो भी सब्जेक्ट आप, मैं तो कह रहा हूँ 12th के अपने आप सब्जेक्ट सभी सेलेक्ट कर लेना। मैं तो आपसे ही कहूँगा इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश जो आपके 12th वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं 12th वाले उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप अपना जनरल टेस्ट भी आप दे दो, ठीक है। बाद में फिर ये है कि हाँ जो कोर्स जरूरी नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करी और फिर बाद में यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ना दे। मतलब अगर मान लो आपने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट यहाँ पे नहीं किया, बट बाद में आप मानते हो कि आपको लगता है कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, बट यहाँ तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी अभी सेलेक्ट करो या ना करो, सब्जेक्ट्स आपको अभी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, वो आपको अभी अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन बाद में मिल जाता है। जब एक बार आपका एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आने वाला होगा, तो लास्ट ईयर क्या था कि सभी यूनिवर्सिटीज ने फिर अपने अलग से काउंसलिंग पोर्टल खोले थे, आप फिर उनके थ्रू एडमिशन ले सकते थे यार, ठीक है। अपना सीयूटी का स्कोर वहां पे सबमिट करना था और आपको एडमिशन मिल जाता, ठीक है। हालांकि इस बार एक सेंट्रल काउंसलिंग पोर्टल बनाने की बात करी जा रही है कि आपको बस एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करना है और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। बट अब देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी उसका पूरा फाइनल कंफर्मेशन आया नहीं है, तो बाकी देखते हैं वो कब होता है। सो भाई लोग ऐसा है, अभी भले यूनिवर्सिटी आप ना सेलेक्ट करो, ठीक है, बट सब्जेक्ट्स अपने 12th वाले सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेना और जनरल टेस्ट आप सेलेक्ट कर लेना। अब एग्जाम देने जाओ या ना जाओ, तब तक आपका जो भी डिसाइड हो वो तब की बात है। बट बाद में ये पछतावा ना हो ना यार कि यार हमने जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ रही थी और वो हमने सेलेक्ट किया ही नहीं शुरू में, तो बाद में फिर चेंज नहीं कर पाओगे ना यार, तो वो दुख ना मनाना बाद में फिर यार। ओके सर, तो बाकी फिर क्या बोलते हैं 26 तक आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, 28 और 29 तक करेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा और 30 तक बेटा आपके शहर आपके अनाउंस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम कौन से शहर में होगा और सेकेंड वीक ऑफ मई में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और 15 से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, जो कि कई दिनों तक एग्जाम चला करते हैं यार, है ना। और बाकी उसके 20 से 25 दिन के अंदर बेटा आपका रिजल्ट आ जाया करता है। जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो उसके बाद भाई आपको फिर अलग से यूनिवर्सिटीज़ के जो काउंसलिंग पोर्टल होंगे उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि जब वो चीज़ शुरू होगी तो उसके लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूंगा यार। सो ये चीज़ है भाई। अब मैंने वही कहा कि समय लीजिए, सोचिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, बाद में आपको पछतावा ना हो बेटा, ठीक है। जो आपके फायदे की चीज़ें वो सोचिए, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो आपको अभी सोचना है, अभी रिसर्च करो, ठीक है ना भाई। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पूछो लोगों से, ठीक है ना, जाओ अलग अलग सेमिनार्स में पूछो अपने करियर ऑप्शन यार, है ना। तो ये सोचिए अभी आप लोग, ठीक है, उसके बेसिस पे बेटा फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए भाई, ठीक है। बाकी ये चीज होता है बेटा। अब भाई मैं बात करता हूं, अब हम बात करते हैं हमारे वरदान 3.0 बैच की। CUET UG 2024 मैथ्स डोमेन की क्लासेस भाई मैं किया करता हूं, पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूं। वरदान 1.0 में भी पढ़ाया, 2.0 में भी हमने पढ़ाया। CUET के थ्रू भाई हमने कितने सारे बच्चों को जो है देश के अलग अलग कॉलेजेस में दाखिला दिलवा दिया है भाई, ठीक है। अब मैं इस बार भी अपना वरदान 3.0 तीसरा बैच होने वाला बेटा हमारा, है तीसरा बैच। 2 बैच हमने सक्सेसफुली पढ़ाए हैं, अब तीसरे की बात कर रहे हैं। तो इसका जूम बैच, जूम पे क्लास किया करता हूं बेटा मैं, जूम पे क्लास किया करता हूं। जूम के माध्यम से बच्चों को लाइव इंटरेक्टिव सेशन में पढ़ाया करता हूं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग सब प्रोवाइड किया करता हूं। एक नंबर जोरदार बैच भाई हमारा हुआ करता है। बैच के बारे में कुछ बता दूं बेटा मैं आप लोगों को कि जितने भी आपके मैथ्स के सभी जो चैप्टर है, जो भी आपका सिलेबस है, जो 12th में था, जो 12th में नहीं था, जो करंट सिलेबस, जो CUET का सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, जूम एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। सर जूम पे क्यों पढ़ाएंगे? जूम पे इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि जूम पे आप हमको देख सकते हैं और हम आपको देख सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, जो कि आपको बाकी जगह नहीं मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलेगा। ये हम कह रहे हैं भाई, आप खुद भी चेक कीजिएगा कि क्या बाकी जगह आपके पास ऑप्शन है मुझसे कोई भी इंस्टेंट सवाल पूछने का, वो नहीं होगा। ये चीज भाई हम यहां पे आपको दे रहे हैं। सर जूम पे तो फिर बहुत सारे बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, लिमिटेड बच्चों को, ठीक है। और यही रीजन भी है कि हम अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, यही रीजन भी है कि रिजल्ट भी देते हैं। तो इंटरेक्टिव सेशन होंगे, माइक का ऑप्शन आपके पास रहेगा, वीडियो का ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपसे बातें करते हुए भाई पढ़ाएंगे, ऑफलाइन फील देंगे,
ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा देंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन का मजा देंगे। जितनी भी क्लासेस मेरी होंगी आप मोबाइल पे क्लासेस चला सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड, डेस्कटॉप पे चला सकते हो, ठीक है, टैब पे चला सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड, सभी डिवाइसेस पे भाई ये एक्सेसिबल होंगी। क्योंकि देखो लाइव क्लास चलती है जूम पे, जूम तो सभी जगह इंस्टॉल हो जाता है ना यार, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जूम पे। ओके सर, अच्छा ये चीज हुई। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग में कहां देता हूं भाई, एक एप्लीकेशन है मेरी श्रीराम एड्यू मित्रा के नाम से, श्रीराम एड्यू मित्रा, कुछ इस तरह से दिखती है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे ही बच्चे जब आप कोर्स वगैरह परचेज कर लेते हैं तो ये नीचे परचेजेस का ऑप्शन है ना, यहां पर आपको आपका परचेज किया हुआ कोर्स दिख जाता है और वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो सर सभी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब सभी चैप्टर की जो डिजिटल नोट्स हैं भाई, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में देखो पढ़ाऊंगा तो देखो कॉन्सेप्ट में लाइव पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। हर चैप्टर के लगभग 100, 150, 200 क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा और जो क्वेश्चन दूंगा उनको कर लेना। नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है भाई, ठीक है। साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा, एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा जिसमें आप बैच से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है आप ग्रुप में उसकी फोटो शेयर कर दो, या तो कोई दूसरा स्टूडेंट उसका आंसर कर दिया करेगा या फिर मैं कर दिया करता हूं। ग्रुप में हम बातें नहीं करते, कोई बातें करता है तो मैं उसको ग्रुप से निकाल देता हूं, कोई फिर और परेशान करता है तो मैं उसको बैच से ही रिमूव कर देता हूं। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अगर होगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये होगा सिर्फ डाउट्स के लिए, सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स। भाई मैथ्स पढ़ा रहे, मैथ्स की बात करेंगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात भी नहीं करेंगे, ये चीज क्लियर है, ठीक है। कोई किसी को परेशान करता है, कोई पर्सनली मैसेज करता है भैया मुझे तुरंत बता दो, उस बच्चे को हम तुरंत रिमूव कर देंगे। कोई इनरोलमेंट अगर बच्चा लेता है बैच में और पता चल रहा है कि वो दूसरे को पर्सनल मैसेज भेज भेज के परेशान किया जा रहा है तो हम उनको रिमूव कर देते हैं भाई, बैच से भगा देते हैं, फीस रिफंड नहीं करते, फिर हम फीस रिफंड नहीं करते फिर। ये हमारा एक पॉलिसी हमारे यहाँ पर है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा भाई। ऐप का इंटरफेस आप देख सकते हैं। कोर्स अगर परचेज करना हो तो प्रीमियम कोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको हमारा वरदान बैच देखने को मिल जाएगा। बात करूँ जो मेरे बच्चे हैं, जो हैं हमारे कुछ टॉप स्कोरर, जो पहला जो मेरा बैच था, ये मेरी स्टूडेंट है वंशिका राहेजा, ये वरदान 1.0 बैच की है। ये मेरी क्लास 12 की भी स्टूडेंट थी, मेरे से जूम पे ही पढ़ी है। अभी बहन जब वो सेंट स्टीफन में है और बीएससी ऑनर्स मैथ्स ही कर रही हैं वहां से। इनका उस टाइम देखो, इनका 200 में से 151 इनका स्कोर आया था, 200 में से 151, और 151 मार्क्स 50 नंबर कम है, उसके बावजूद इनकी 99.38 परसेंटाइल बन गई थी। मेरी एक स्टूडेंट गायत्री मेरी क्लास 12 की स्टूडेंट है, 12 की इनमें 100 में से 100 मार्क्स रहे हैं। ये मेरी सीए की टॉपर है, सीएमए फाउंडेशन की टॉपर है, ठीक है, सीयूटी बैच की टॉपर है। इनका 200 में से इनके मैथ्स में 131 मार्क्स आए थे, 131, और उस टाइम इनका 98 परसेंटाइल बन गया था। अभी ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स कर रही हैं। कॉमर्स वालों का सपना होता है एसआरसीसी में एडमिशन पाना, बहन का सपना पूरा हुआ है। ये वरदान 1.0 की है। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं यार। ऐसी मैं वरदान 2.0 बैच की बात करता हूँ। ये मेरा स्टूडेंट है, ये बच्चे मेरा स्टूडेंट है गोविंदा चौधरी। ये मेरे से 12th में यूट्यूब पे पढ़ा, पूरे साल यूट्यूब पे पढ़ा, और यूट्यूब पे जब इसने पढ़ा फिर इसने सीयूटी बैच परचेज किया मेरा, सीयूटी बैच। भाई का जो स्कोर है मैथमेटिक्स में वो है 200 में से 200, 200 में से 200 भाई ने स्कोर किया है। अपने बैच का स्टूडेंट है, कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे यहां से पढ़ा है, हम मुझसे पढ़ा है लाइव, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं रैंडम किसी भी यूट्यूब वाले बच्चे का स्कोर में दिखा देता हूं। यूट्यूब पे जो बच्चा पढ़ता है वो तो 4 टीचर से पढ़ता है यार, है ना, तो ऐसे कई बच्चे होंगे, ठीक है, बट जो मुझसे पढ़ा है और भाई उसका क्रेडिट क्लियरली मुझे देते हैं यार। 200 में से 200 इनका स्कोर है, 100 परसेंटाइल भाई इनकी रही है। मैं रिजल्ट वही शो करूंगा जो बैच से मुझसे पढ़े होंगे यार, जो मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी 12th का भी मेरा स्कोर आता है तो यूट्यूब पे यार मेरे कितने बच्चे 96, 97 स्कोर करते हैं, बट उसका देखो ऑब्वियसली क्रेडिट बच्चे देते हैं, बट मैं उस क्रेडिट को नहीं लेता हूं, क्योंकि उस बच्चे के वो जो स्कोर आया है उसमें एक नहीं कई टीचर्स का हाथ हो सकता है यार, है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो मैं जो पे करके मुझसे जो पढ़ा है यार, तो मैं उसका रिजल्ट मैं आपको बस शो कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरी स्टूडेंट है भूमिका शाह, ये मुझसे क्लास 12th में भी पढ़ी थी पिछले सेशन में, फिर 12th में पढ़ने के बाद इनको मैंने सीयूटी का एक्सेस दिया था, और सीयूईटी में इनका 200 में से
200 स्कोर रहा है, इनकी पूरी कंप्लीट 100 परसेंटाइल इनकी रही है यार, 100 परसेंटाइल। ऐसे ही फिर 99, 98, 97, 96 वाले परसेंटाइल की रेंज में तो हमारे फिर काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो इतने सबको भाई दिखाना सही नहीं है ना। सो मेन भाई मैंने आपको एक हाईलाइट मैंने दे दिया कि ये वो बच्चे हैं जो हमसे लाइव बैच में पढ़े, जूम पे क्लासेस करी है भाई हमने। तो भाई लोग अब ये जो बैच है वरदान 3.0, इसकी क्लासेस बच्चों, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत सारा है, सिलेबस बहुत सारा है, जो डिलीटेड वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा सा पार्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा पार्ट है, खत्म करना मुश्किल होगा। सिलेबस अगर एक बार ढंग से आपका हो जाए, आपका स्कोर सीयूटी में बहुत बढ़िया आ जाएगा। जो सिलेबस ही है बस वही आप अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लो ढंग से, आपका स्कोर बहुत बढ़िया आ जाएगा। मैं सिलेबस भी आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, साथ साथ भाई आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितनी टिप्स ट्रिक्स वगैरह जो भी होंगी सब बैच के अंदर आपको बताएंगे। डेली 5 बजे का बैच हुआ करेगा हमारा इवनिंग का, लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस हम करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक, लगभग 2 घंटे की क्लासेस बेटा हमारी डेली हुआ करेंगी, तभी सिलेबस खत्म होगा। पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ाएंगे। बैच कब से स्टार्ट होगा? 18 मार्च से स्टार्ट होगा, 18 मार्च से। भाई बैच में एडमिशन आप लेते हैं, लाइव क्लास में डेली आएगा, लाइव में नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, बाद में मत रोना कि सर क्लास तो हमारी हो ही नहीं पा रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। भाई लाइव में आओ तो बहुत बढ़िया, लाइव में नहीं आते हो तो भैया डिसिप्लिन ऐसा बनाओ कि रिकॉर्डिंग जरूर देखो, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि इस बार सीयूटी की लड़ाई देखो भैया ऐसा है, सब धुरंधर लड़ रहे हैं एक से बढ़कर एक, है ना, उन धुरंधरों में भी आपको सबसे बेस्ट होना है। तो बच्चे 18 मार्च से हम बैच स्टार्ट करेंगे, शाम को डेली 5 बजे का बैच बेटा हमारा यहाँ पर ये रहा करेगा यार, ठीक है। सभी चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम यार, ठीक है। हालांकि अब देखो स्पीड हमें हल्की सी यहाँ पे फास्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां स्पीड स्लो हुई तो वहां पर सिलेबस नहीं निपट पाएगा, है ना। तो आपको भी तेज होना पड़ेगा भैया, बाकी मैं भी यहाँ पे तेज रहूंगा बच्चे, ठीक है। टाइम कम है, सिलेबस बहुत सारा है। अब सर इसकी फीस वगैरह क्या रखी है? तो देखो भाई बैच जो है फीस हमने वैसे इसकी 1500 रुपये रखी है, 1500 रुपये फीस रखी है, ओके। बट इस 1500 रुपये की फीस में बेटा आपको 200 रुपये का मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। जब भी आप कोर्स परचेज करने के लिए जाएंगे तो पेमेंट के टाइम पे ना वहां पे कूपन का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर ये कूपन यूज करना है, एड्यू मित्रा कूपन यूज करो। जो 1500 की जो फीस है बेटा उस पर 200 का डिस्काउंट हो जाएगा और ये फीस आपको 1300 रुपये बढ़ जाएगी, 1300 की फीस बेटा आपको पे करनी पड़ेगी। और ये फीस भाई हमारे पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए ही ये फीस हमारे एप्लीकेबल रहेगी, मतलब 200 के बाद भी बच्चे इनरोलमेंट ले सकते हैं, बट उस टाइम उसके बाद बेटा इनको फिर 1500 इसमें पे करना पड़ेगा यार, है ना। इनिशियली 200 का इसमें ऑफर रहेगा भाई, तो वो आप इस कूपन को लगा के ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। सर कोर्स परचेज करेंगे कैसे? भाई एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, श्रीराम एड्यू मित्रा। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे नहीं है, एप्पल वालों ऐप स्टोर पे नहीं है यार, प्ले स्टोर पे है। अब वहाँ पे इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद प्रीमियम कोर्सेज पे जाना, वहाँ पर आपको CUT बैच हमारा दिख जाएगा, उसमें इनरोलमेंट ले लेंगे। इनरोलमेंट लेने के बाद बेटा एक काम और करना है आप लोगों ने, जिस नंबर से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर से बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं वही नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। ऐसा ना करना कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसी और नंबर से किया है और वहां पे आप मुझे कुछ दूसरे नंबर से, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पे रह जाती है भाई फिर, है ना। तो वो गड़बड़ ना रहे, यहां पर आप डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि सर हाँ हमने ये कोर्स परचेज कर लिया है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा बेटा फिर यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब जो एप्पल वाले बच्चे हैं आप क्या करेंगे बेटा, अगर एप्पल है तो घर में फिर हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ तो होगा, है ना। shriram-edumittra.com इस वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट के थ्रू बेटा आप डायरेक्टली पेमेंट कर देना, वेबसाइट पे लॉगिन साइन अप करना और इस वेबसाइट के थ्रू बेटा आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है, और डाउट्स ग्रुप में भी मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। बाकी एक चीज़ और है, जूम पे जब हमारी क्लास होगी तो जूम पे भी एक बार आपको साइन अप करना होगा, तो जब आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ बेटा रहेगी। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है, पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कूपन कोड ये लग नहीं पा रहा है,
ठीक है, कोई और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है भाई, ऐसी कोई भी समस्या बट अगर आपको लगती है तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, आप इसमें हेल्प कर दो। ठीक है, मैं जब भी फ्री रहूँगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा और आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। बाकी यही है भाई, और तो कोई बात है नहीं। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी लगती है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सीयूटी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, टेलीग्राम पे भाई मैं हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं हेल्प करूंगा, मुझे अगर उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो भाई मैं अपने सीनियर से, अपने कुछ जो साथ के जो टीचर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे भैया फिर मैं पूछकर आपको वो जानकारी प्रोवाइड करूंगा यार। ठीक है, सो चलिए बच्चे अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।